शालिनी बेटा सुन, तू दामाद जी के आते निकल जाना घर से और टाइम से यहाँ आ जाना। समीर आखिर इतने सालों बाद कोरिया से वापस आ रहा है। हाँ माँ, समीर आ रहा है और मैं टाइम पर ना आऊं, ऐसा हो सकता है? हाँ चल मैं रखती हूँ, समीर कुछ ही देर में आता होगा। मैं उसकी पसंद के राजमा चावल और खीर भी बना लूं। ठीक है माँ, बाय, रखती हूँ। सुधा, देखो मैं सारा सामान ले आया हूँ। कुछ रह गया हो तो बता देना, मैं रामू से मंगवा लूंगा। अरे केसर तो आप भूल ही गए। इसमें लानी, आपको पता है ना समीर को केसर वाली खीर पसंद है। अरे ध्यान से देखो, थैले में नीचे है तो। अरे हाँ, मिल गया पैकेट। अच्छा, ये काजू कतली तुम्हें याद थी? तो और क्या, मुझे पता है मेरे बेटे को काजू कतली बहुत पसंद है। जैसे तुम्हें अपने लाडले के आने की खुशी है, मुझे तुमसे दोगुनी है। सुधा और सुदर्शन के चेहरे पर जो आज खुशी झलक रही थी वो उनके बेटे समीर के वापस आने की थी, जो कई सालों बाद सियोल साउथ कोरिया से वापस आ रहा था। समीर की बड़ी बहन शालिनी की शादी उसी शहर में ही हुई थी और समीर ने सियोल साउथ कोरिया जाकर पढ़ाई की और वहीं काम करने लगा। अब काफी सालों बाद समीर वापस अपने देश इंडिया आ रहा था। अरे सुनिए, दरवाजे की घंटी बजी है, लगता है समीर आ गया। सुधा जैसे ही दरवाजा खोलती है, समीर के साथ एक साउथ कोरियन लड़की भी होती है और समीर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। माँ, पापा, प्रणाम। जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा। ये कौन है बेटा? अरे सुधा, पहले इन्हें अंदर तो आने दो। समीर के साथ लड़की को देखकर सुधा थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है। समीर उस लड़की के बारे में बताता है कि वो कोरियन लड़की उसकी पत्नी यून जून है। उन्होंने वहां साथ में पढ़ाई की, काम किया और फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। ये सुनकर सुधा चौंक जाती है। समीर, तूने हमें बताया भी नहीं और अचानक शादी कर ली? माँ, यून जून की दादी बीमार रहती हैं और वो चाहती थी कि हम उनके सामने उनके रीति रिवाज से शादी करें, इसलिए हमने शादी कर ली। सुधा, कोई बात नहीं, पहले इन्हें थोड़ी देर आराम करने दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। जाओ बेटा, तुम लोग हाथ मुंह धो लो। हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अरे देख, शालिनी और तेरे जीजाजी भी आ गए। सुधा सारी बात शालिनी और अपने दामाद राजीव को बताती है। सब बहुत खुश थे सिवाय सुधा और शालिनी के। सुधा और शालिनी रसोई में जाकर आपस में बात करने लगती हैं। शालिनी, मैंने समीर के सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे बुरा न लगे, पर शालिनी, ये समीर किस फिरंगी से शादी कराया है जिसे ना हमारी भाषा की समझ है और ना ही हमारे रीति रिवाजों की। और तो और माँ, पता नहीं खाना भी क्या ही खाती होगी ये। इतनी देर में यून जून किचन में आ जाती है और अपने बैग में से कोरियन किमची निकालती है। शालिनी दीदी, ये किमची है, हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। ये मैंने खुद अपने हाथों से आप सबके लिए बनाई है, आप खाकर देखिए। तुम्हें हिंदी बोलनी आती है और ये किमची, ये क्या है? ये तो पहले कभी नहीं सुना। इतनी देर में समीर भी किचन में आ जाता है। अरे माँ, यूनजून ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इंडिया आने से पहले मैं उसे हिंदी सिखा दूं, और देखो कितनी सरपट हिंदी बोलती है। और आप सब ये किमची खाकर देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट डिश है कोरिया की, और यूनजून ने इसे बहुत प्यार से बनाया है आप सबके लिए। सभी लोग यूनजून की किमची की बहुत तारीफ करते हैं। तभी शालिनी का पति राजीव कहता है, वाह यूनजून, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं अभी नया रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, उसमें कोरियन डिशेस भी रखवाई हैं। हमारे यहाँ कोरिया का बहुत अच्छा शेफ खाना बना रहा है, जिसे टेस्ट करने कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। माँ जी, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन में आए। बिल्कुल बेटा, हम सब आएंगे। अगले दिन शालिनी का फोन आता है और वो घबराती हुई अपनी माँ सुधा को कहती है, माँ, जिस कोरियन शेफ ने किमची बनानी थी उसकी माँ अचानक बीमार हो गई और वो बिना बताए कोरिया वापस चला गया। ये बात इनको रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक शेफ ने बताई है। ये बहुत परेशान है माँ, कुछ ही दिनों में इनके क्लाइंट्स किमची टेस्ट करने आने वाले हैं और इतनी जल्दी कोई दूसरा कोरियन शेफ भी नहीं मिलेगा जो इतनी अच्छी किमची बना सके। सुधा शालिनी से फोन पर बात करके परेशान थी। पता नहीं अब क्या होगा, दामाद जी सब कुछ कैसे करेंगे, बेचारे बहुत परेशान हैं। नया काम शुरू कर रहे हैं, उसमें भी अड़चन आ जाएगी। चिंता मत करो सुधा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम चिंता करती हो, फिर तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है। तुम आराम से यहां बैठो। मां, मैं जीजू से बात करता हूं। यूनजून सबकी बातें सुन रही थी। तभी वो सुधा से बोली, माँ जी, मैं राजीव जीजू और शालिनी दीदी की मदद कर सकती हूँ। मैं किमची बना सकती हूँ।
अरे हाँ, युनजुन, तुम तो वाकई में बहुत टेस्टी किमची बनाती हो। ये आइडिया बढ़िया रहेगा माँ। सभी को यूनजून का ये आइडिया अच्छा लगता है। राजीव से इस बारे में बात होती है। वो तो पहले ही यूनजून की किमची की तारीफ कर चुका था। उसे भी ये बात बहुत अच्छी लगती है। यूनजून के पास किमची बनाने के लिए अभी समय था, इसलिए वो जल्दी जल्दी किमची तैयार करती है और इनॉग्रेशन के दिन सब रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां राजीव के सभी क्लाइंट्स यूनजून की बनाई किमची खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू युनजुन, आज तुमने मेरी और मेरे रेस्टोरेंट की इज्जत बचा ली। बेटा यूनजून, आज एक बात मुझे समझ आ गई। चाहे देश, पहनावा, खान पान या भाषा भिन्न हो, पर मायने सिर्फ इंसान का व्यवहार रखता है। और तुम्हारे व्यवहार को देखकर तो समझ आ गया कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें अपनी बहू के रूप में पाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ यूनजून, तुम मेरे भाई समीर के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो और माँ के लिए उनकी परफेक्ट बहू। या ये कहो, परफेक्ट कोरियन किमची वाली बहू। यूनजून और सब जोर से हंस देते हैं। इसी तरह यूनजून समीर के परिवार के साथ घुल मिल जाती है और अपने जीजू राजीव के साथ उसके रेस्टोरेंट में भी मदद करने लगती है। और कोरियन बहू की किमची उसके घर के साथ साथ हर जगह प्यार बटोर लेती है। माधवपुर गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी अंजू के साथ एक बड़े से घर में रहता था। उन दोनों की केवल एक ही संतान थी और वो था उनका बेटा मयंक, जो कि विदेश में जॉब करता था। कई सालों के बाद मयंक अपने घर आने वाला था। ये जानकर संदीप और अंजू काफी खुश थे और वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद मयंक ऐना नाम की चाइनीज लड़की को अपने साथ घर लेकर आता है। मयंक बेटा, आ गए तुम। हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। ये कहकर संदीप मयंक को गले लगा लेता है। तभी वो अंजू को आवाज देते हुए कहता है, अंजू, ओ अंजू, जल्दी आओ, देखो हमारा बेटा आ गया। मयंक के आने की खुशी में अंजू सुबह से रसोई घर में तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। तभी वो साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और झट से मयंक को गले लगा लेती है। कैसा है मेरा बच्चा? कितने टाइम बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम। अरे मयंक, ये तो कोई विदेशी लड़की लग रही है। कौन है ये? मम, ये ऐना है, मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। तभी मयंक ऐना से कहता है, ऐना, ये मेरे मॉम डैड हैं। मयंक के ये कहते ही ऐना अंजू के पांव छूते हुए कहती है, पांव उठा लो सासू मॉम। ये क्या बोल रही है मयंक? अरे ऐना, पाँव उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। ओह, आई एम सॉरी सासू मॉम। मयंक, ये लड़की बार बार मुझे सासू मॉम क्यों बोल रही है? मॉम, ऐना मेरी वाइफ है, हम दोनों ने शादी कर ली है। अब ये तुम क्या कह रहे हो मयंक? तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? संदीप के ये कहते ही ऐना उनके पांव भी छूने जाती है। पैर काट लूंगी ससुर जी। क्या? पैर काट लूंगी? ये क्या बकवास किए जा रही है? सॉरी ससुर जी, इस बार भी रॉन्ग बोल दिया। सॉरी, पैर दे दो ससुर जी। ओहो मयंक, ये तू क्या बला घर ले आया? अब बस भी करो ऐनक, मेरा मतलब है ऐना, जो भी है तुम्हारा नाम। सारा दिन पैर ही छूती रहोगी? खैर, जाती रहो, मेरा मतलब है जीती रहो। बेटा, ये सब चल क्या रहा है, क्या तू हमें बताएगा? मॉम, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। मयंक ये कहते ही अपने कमरे में चला जाता है। ऐना ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। संदीप और अंजू बार बार ऐना के कपड़ों को ही देखे जा रहे थे। हे भगवान, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहन रखे हैं इस लड़की ने। मयंक की तो मती ही मारी गई थी जो इसे हमारी बहू बना कर ले आया। अगर आसपास पड़ोस वालों ने इसे इस तरह के कपड़ों में देख लिया ना, तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। ऐना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। इसके बाद अंजू अपनी एक साड़ी लाकर ऐना को देते हुए कहती है, ये लो साड़ी, अब तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल कर आओ। इसके बाद ऐना मयंक के कमरे में चली जाती है। तभी अंजू की पड़ोसने उसके घर आती हैं। क्यों अंजू बहन, इतनी जल्दी तुमने हमें पराया कर दिया? घर में फिरंगन बहू ले आई और हमें बताया तक नहीं? हाँ अंजू बहन, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई क्या करे, जिसकी विदेशी बहू आती है ना, उसके ऐसे ही ठाट बाट बढ़ जाते हैं। क्या बकवास किए जा रही हो तुम दोनों? इतनी देर से वो लड़की हमारा दिमाग खराब कर रही थी, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई।
अरे वो मेरी बहू है, मुझे ये खुद अभी पता चला। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे अंजू बहन, अब इतने भाव क्यों खा रही हो? बहू का एक बार चेहरा तो दिखा दो। तुम्हारी बहू क्या हूर की परी है जिसे देखेंगे तो नजर लग जाएगी? तुम दोनों जाती हो या मैं? हाय हाय, इतना भी क्या गुस्सा। हम जाते हैं, चलें। इसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अंजू परेशान होकर सर पर हाथ रखते हुए सोफे पर बैठ जाती है। उधर ऐना अपने पति से कहती है, मयंक, हमको बहुत जोरों का भूख लगी है, लेकिन हमको ये इंडियन खाना नहीं खाना। अच्छा, तो फिर तुम जल्दी से किचन में जाकर अपनी पसंद का कुछ बना लाओ। मयंक की बात सुनकर ऐना किचन में जाती है। वहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। अरे हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बनाएं। हमको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी सब्जी है। क्या बनाऊं? हमको तो बहुत जोरों का भूख भी लगा है। तभी ऐना को रसोई की दीवार पर 2 छिपकली दिखती है। अरे वाह, मिल गया हमको खाना, अब तो हम इन्हीं को खाएगा। ऐना बगल में रखे लकड़ी के स्टूल पर चढ़ जाती है और हाथ से दोनों छिपकलियों को पकड़ने लगती है। तभी अंजू रसोई में आ जाती है। वो जैसे ही ऐना को छिपकली पकड़ते देखती है, वो जोर से चिल्ला पड़ती है, बाप रे बाप, हे राम, ये क्या कर रही हो बहू तुम? अंजू के चिल्लाने की आवाज सुनते ही मयंक और संदीप भी किचन में आ जाते हैं। उधर ऐना भी अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ लेती है। क्या हुआ मॉम, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ भाई, ऐसा भी क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे वो देखो, उस ऐना ने क्या पकड़ रखा है। तभी संदीप और मोहित ऐना की ओर देखते हैं। उसने अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ रखी थी जो बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। ये देखकर दोनों की चीखें निकल जाती हैं। हे भगवान, अब इस छिपकली ने, मेरा मतलब है ऐना ने, ये क्या पकड़ लिया? अरे आप सब लोग इतना डरता क्यों है इससे? तुमको पता है इसका तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। मैं इसकी चटनी बनाकर आप सबको खिलाऊंगी, फिर देखना आप कैसे अपनी उंगली चाटता रह जाएगा। अब मैं जल्दी से इसकी चटनी बना देती हूँ। संदीप और अंजू लगातार मयंक को घूरते जा रहे थे। तभी वो मयंक को डांटते हुए कहती है, अरे करम जले, कहाँ से उठाकर ले आया इस बला को? और तू मेरी माँ परेशान कर रखा है हम सबको। ये सब नहीं बनता मेरे घर में, जल्दी से इसको खिड़की से बाहर फेंक दे। आप एक बार खाइए तो सासू मॉम, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ ऐना, प्लीज जल्दी से फेंक दे इसे। अरे कौन सा वो मनहूस समय था मयंक जब तूने मेरी कोख से जन्म लिया। अरे ऐसा दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? मामा आप चिंता मत करो, मैं उसे सब अच्छे से समझा दूंगा। चलो ऐना, अपने कमरे में चलो। अपने कमरे में ले जाकर मयंक ऐना को सब कुछ समझाने लगता है, उनके घर का खाना पीना, रहन सहन। उधर अंजू हॉल में सोफे पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। ना जाने कौन से कर्म किए थे मैंने जिसकी सजा में भुगत रही हूँ। तभी संदीप जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ भी कहो, लेकिन बहू बिल्कुल तुम्हारी टक्कर की आई है। बाहर वाले क्या कम थे जो अब आप भी शुरू हो गए? अंजू को उसकी ननद का फोन आता है। अरे कैसी हो भाभी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आज हम पूरा परिवार तुम्हारे घर आ रहे हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगे। अरे बाप रे, अगर ये यहाँ आ गई तो इस बहू को देखकर तो खूब मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, अरे वो क्या है ना सुमन दीदी, हम 2 हफ्तों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, तो मैं फिर आपसे बात करूंगी। तुम कब से झूठ बोलने लग गई अंजू? तो क्या करूं जी, पहले ही इस बहू ने आकर मेरा बीपी बढ़ा दिया है, ऊपर से रिश्तेदार आकर इसका और मजाक उड़ाएंगे। पता नहीं इसके साथ मैं सारा जीवन कैसे रहूंगी। तभी ऐना एक सुंदर सी साड़ी पहने हाथ में चाय का कप लेकर आती है और अंजू से कहती है, सासू मॉम, हम तुम्हारे वास्ते चाय बनाकर लाया। सुनो जी, क्या ये अपनी बहू ऐना ही है? यस सासू माँ, हम आपका बहू ऐना ही है। हमको मयंक ने सब समझा दिया है, यहाँ का रीति रिवाज, खाना पीना, पहनना ओढ़ना। इससे पहले हमसे जो भी मिस्टेक हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। अब से हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगा। एक्चुअली मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, तो हमको ये सब नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीखने की कोशिश करूंगी। ऐना की बातें सुनकर अंजू और संदीप भावुक होते हैं और वो उसे गले लगा लेते हैं।
हमें तो पता ही नहीं था हमारी बहू इतनी प्यारी है। बेटा तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। इसके बाद अंजू ऐना को हर काम सिखा देती है। कुछ ही महीनों में ऐना इंडियन खाना, यहाँ के रीति रिवाज और भाषा अच्छे से सीख जाती है। फिर सब कुछ अच्छे से चलने लगता है और सब खुशी खुशी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं।